नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राम स्वरूप सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेज में हमने आनुवांशिकी के महत्वपूर्ण नियम पढ़े थे, जहां पर हमने मेंडल के तीनों नियम पढ़े थे। दोस्तों, प्रकृति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मेंडल के नियमों का विरोध करते हैं, जिनकी वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार नहीं होती। आज हम उन्हीं जो अपवाद है, मेंडलवाद के जो रूपांतरण है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ देंगे। इनको हम नॉन मेंडेलियन वंशागति भी कहते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रभाविता, जिसके प्रकार बहुविकल्पी जीन, घातक जीन, बहुजीनी लक्षण, प्लियोट्रोपिक जीन। इन 5 टॉपिक को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बाकी अन्य टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहला हम देखते हैं प्रभाविता और इसके प्रकार। दोस्तों, प्रभाविता 3 प्रकार की होती है: पूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। पूर्ण प्रभाविता या कंप्लीट डोमिनेंस हम जानते हैं, हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था। वहाँ पे हमने बताया था विषम युग्मजी अवस्था में, जो विषम युग्मजी अवस्था होती है, हेटेरोजाइगस स्टेज होती है, उस अवस्था में केवल एक एलील अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है। कौन सा वाला एलील? जो प्रभावी होता है वही अपना फिनोटाइप, लक्षण प्ररूप प्रकट कर पाता है। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण प्रभाविता। ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रकार है सह प्रभाविता। दोस्तों, पूर्ण प्रभाविता की बात करें, ये मेंडल के नियम के अनुसार है, लेकिन जो अन्य जो 2 प्रकार की प्रभाविता है वो मेंडल के नियमों का विरोध करती है, यानी मेंडल की वंशागति के अनुसार इनकी वंशागति नहीं होती। सह प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस। सह प्रभाविता क्या होती है? विषम युग्मजी अवस्था में दोनों एलील अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। सह प्रभाविता में क्या होता है? विषम युग्मजी अवस्था में जो दोनों एलील होते हैं वो अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें, मानव के अंदर रुधिर वर्ग ABO रुधिर वर्ग और सिकल सेल एनीमिया रोग है, ये मनुष्य के अंदर और स्तनधारियों के अंदर सफ़ेद व काले चकत्ते शरीर पर पाए जाते हैं। ये किसके उदाहरण हैं? सह प्रभाविता के। पहले हम देखते हैं ABO रुधिर वर्ग। आप सभी जानते हैं रुधिर वर्ग के लिए एक जीन जिम्मेदार होती है, जिसको I से हम लिखते हैं। इसके 3 एलील पाए जाते हैं, IA, IB और I0। या आप सीधा शॉर्ट स्मॉल लेटर में I0 लिख सकते हो, I के ऊपर पॉइंट लगा के लिख सकते हो। IA जो जीन है वो A रुधिर वर्ग को निर्धारित करती है, IB B रुधिर वर्ग को और I0 O रुधिर वर्ग को निर्धारित करती है। यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ये जो जीन होती है तीनों, ये इनकी एक दूसरे पर डोमिनेंसी अलग अलग होती है। यहाँ पर सह प्रभाविता भी पाई जाती है, यहाँ पर पूर्ण प्रभाविता भी पाई जाती है। सह प्रभाविता के रूप में हम देखें, जीन A और जीन B की हम बात करें, ये दोनों एक दूसरे पर सह प्रभावी है, यानी एलील, जीन का मतलब एलील आप कह सकते हो। एलील A और एलील B यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर सह प्रभावी है। कैसे? जब जीन A आता है तब A ब्लड ग्रुप का होता है। जब IA IB दोनों एक साथ आती है तब A और B ब्लड ग्रुप होता है। ऐसा नहीं कि केवल A हो या केवल B हो, दोनों यहाँ पर ब्लड ग्रुप AB रूप में हम कहते हैं। IB जब एलील आ रहे तब B ब्लड ग्रुप, यानी यहाँ पर एलील A और एलील B एक दूसरे पर सह प्रभावी है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप का एक अलग से टॉपिक आपको बताया जाएगा। वहाँ पर बताया जाएगा कि बी ब्लड ग्रुप का क्या तात्पर्य है, जिनके अंदर RBC के ऊपर बी एंटीजन पाया जाता है, वो बी ब्लड ग्रुप वाला होता है। यहाँ पर IA ये IA जो एलील है वो क्या करता है? एंटीजन का निर्माण करती है। ये एलील या जीन किसका निर्माण करती है?
ए एंटीजन का निर्माण करती है और बी वाली बी एंटीजन का निर्माण करती है, ऐसे। तो IAIB यहाँ पर ये जो दोनों एक साथ है, ये दोनों प्रकार के एंटीजन का निर्माण करेंगे, इसलिए वहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा। ये इनका डिटेल में हम जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल में हम बताएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताएंगे कि A पॉजिटिव कब होता है और A नेगेटिव कब होता है। अब हम आगे और बात करते हैं, I0 वाले जीन एलील की बात करते हैं। यहाँ पर IA के साथ I0 है तब A ब्लड ग्रुप है, IB के साथ I0 है तब B ब्लड ग्रुप है, और I0 है होमोजाइगस अवस्था में तब O ब्लड ग्रुप है। यानी यहाँ पर जो A और B एलील है वो किसके ऊपर प्रभावी है, O एलील पर प्रभावी है। A और B O एलील पर प्रभावी है। तो यहाँ पर सह प्रभाविता भी है और यहाँ पर पूर्ण प्रभाविता दोनों है। और ABO जो रुधिर वर्ग है, ABO जो है एक जीन के 3 एलील है, ये एक दूसरा मल्टीपल एलील का भी एक एग्जाम्पल है, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा था सिकल सेल एनीमिया। ये एक डिजीज़ है जो हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है, जहाँ पे जो RBC की संरचना है वो हंसी आकार की हो जाती है। इसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये इसमें जो हीमोग्लोबिन की संरचना है, हीमोग्लोबिन की संरचना के लिए कौन सी जीन जिम्मेदार है, ये जीन जिम्मेदार है जिसके 2 एलील होते हैं, हीमोग्लोबिन A और HbS, ये 2 एलील है। ये 2 एलील, इन दोनों एलील का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव कैसा है वो हम देखते हैं। यदि HbA स्थिति आ रही है होमोजाइगस, तब सामान्य हीमोग्लोबिन है, RBC नहीं सिकुड़ती, RBC में कोई परिवर्तन नहीं होता है। HbS और HbS है, S का मतलब यहाँ सिकल सेल से है, यानी हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन है। ऐसी वाली यहाँ पर ऐसा वाला एलील है जो हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन कर देता है, तब ये घातक है। असामान्य हीमोग्लोबिन है ये, इससे इस जीन से या एलील से असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण सिर्फ आप देख सकते हो, सिर्फ एक अमीनो एसिड की संरचना में परिवर्तन होने से हीमोग्लोबिन की संरचना में पूरा परिवर्तन आ जाता है। घातक, ये जो परिवर्तन आ जाता है वो कैसा होता है, घातक होता है और असामान्य हीमोग्लोबिन होता है। इसमें क्या होता है, RBC सिकुड़कर हंसिया आकार की हो जाती है, जिससे सिकल सेल हम कहते हैं और एनीमिया हो जाता है। तीसरी कंडीशन है हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन S विषम युग्मजीय अवस्था है। इसमें क्या होता है, इसमें ये सामान्य है, एनीमिया नहीं होता है। RBC केवल निम्न ऑक्सीजन सांद्रता में सिकुड़ती है, हालांकि सिकुड़ती है लेकिन जब ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न होती है तब सिकुड़ती है और हल्की सिकुड़ती है। सामान्य हीमोग्लोबिन की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। यहाँ पे 3 बातें निकलकर सामने आती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़्यादातर आपको अन्य जगह नहीं मिलेगा, ये उच्च स्टैंडर्ड बुक्स में आपको ये चीज़ें मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, हीमोग्लोबिन की संरचना के संदर्भ में हम यदि बात करें तो ये सह प्रभाविता को प्रदर्शित करते हैं। किसको, सह प्रभाविता। हीमोग्लोबिन की संरचना के संदर्भ में हम बात करें, क्यों, क्योंकि जो होमोजाइगस अवस्था है HbA दोनों में हीमोग्लोबिन की संरचना सामान्य है। जो विषम युग्मजीय अवस्था है HbA HbS, यहाँ पर कुछ हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। आधे हीमोग्लोबिन परिवर्तित हो जाते हैं, आधे हीमोग्लोबिन सामान्य होते हैं। यहाँ पर जो विषम युग्मजीय अवस्था है HbS में दोनों एलील भिन्न प्रकार के हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। 2 चीज़। अगली बात हम करते हैं एनीमिया के संदर्भ में, हीमोग्लोबिन की संरचना के संदर्भ में सह प्रभाविता को प्रदर्शित करती है। अब एनीमिया के संदर्भ में कि एनीमिया हुआ कि नहीं हुआ के रूप में ये पूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करती है, यानी HbA एलील प्रभावी है। जब HbA एलील आ रहा है
तब एनीमिया नहीं होगा। HbS एलील जब समयुग्मजीय अवस्था में आएगा, जैसे इस वाले में, यहाँ देखो इस वाले में, यहाँ पर HbS समयुग्मजीय अवस्था में है, तभी एनीमिया होगा। विषम युग्मजीय अवस्था में एनीमिया नहीं होगा। तो एनीमिया के संदर्भ में HbA क्या है? प्रभावी एलील है। केवल HbS और HbS अवस्था में ही एनीमिया होता है। HbA HbS अवस्था में हीमोग्लोबिन A पर्याप्त मात्रा में सामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है, जो एनीमिया को रोकता है। तीसरी बात क्या निकल कर आती है? RBC के आकार के संदर्भ में। RBC के आकार के संदर्भ में हम अपूर्ण प्रभाविता कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि विषम युग्मजीय जो अवस्था होती है, उस अवस्था में यानी HbA और HbS, उस अवस्था में कई RBC हल्की हंसी आकार की होती है, स्लाइटली होती है, हल्की होती है, आधी नहीं होती, कुछ ही होती है। तो इसको हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। नहीं, जो HbS है वो अपना प्रभाव पूरा प्रदर्शित नहीं कर पाती है, विषम युग्मजीय अवस्था में थोड़ा सा प्रभाव अपना प्रकट कर पाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। आगे देखते हैं अब तीसरा वाला, अपूर्ण प्रभाविता। जब विषम युग्मजीय अवस्था में, कौन सी अवस्था? विषम युग्मजीय अवस्था, दोनों एलील ही अपने लक्षण को व्यक्त ना कर पाए, दोनों ही एलील अपने लक्षण को व्यक्त ना कर पाए तथा कोई अन्य लक्षण, कौन सा लक्षण? जो इन दोनों एलीलों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट लक्षण के बीच का लक्षण हो, इन दोनों का कोई मिक्स लक्षण को, बीच का लक्षण, दोनों को मिलाने से जो लक्षण प्रकट होता है वैसा लक्षण हो, उसको यदि प्रकट करें तब इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी वह लक्षण प्रकट करे जो समयुग्मजीय अवस्था में दोनों एलील लक्षण अपना प्रकट करते हैं, उनके बीच का हो वो। उदाहरण हम देखते हैं, स्नैपड्रैगन 4 o'clock भी कहते हैं हम इस प्लांट को। स्नैपड्रैगन पौधे के फूलों का रंग, 2 प्रकार के फूल, 3 प्रकार के फूल पाए जाते हैं, 2 प्रकार के नहीं 3 प्रकार के। लाल फूल है और सफ़ेद फूल। यदि हम लाल फूल और सफ़ेद फूल के बीच में संकरण करवाए, क्रॉस करवाए, तो हमें तीसरे प्रकार के रंग के फूल प्राप्त होते हैं। कैसे? गुलाबी फूल, हमें गुलाबी फूल प्राप्त होते हैं। ना तो हमें लाल प्राप्त होते हैं, ना ही हमें सफ़ेद प्राप्त होते हैं, जबकि हमें गुलाबी प्राप्त होते हैं। गुलाबी जो रंग है इन दोनों रंगों के बीच का रंग है, मिक्स रंग है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता हम कहते हैं। अन्य उदाहरण इसके कौन से? एग प्लांट में फल का रंग और मुर्गी में पंखों का रंग, यह भी आप याद रख सकते हो। अब हम दूसरे मेंडलवाद के जो विस्तारण है उसके हम बात करते हैं। कौन सा है? बहुविकल्पी एलील, मल्टीपल एलील, बहुविकल्पी एलील किसे कहते हैं? एक जीन के 2 से अधिक रूप जब पाए जाते हैं तब उन रूपों को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील कहते हैं। यानी ये एक तरह से एक जीन के 2 से अधिक रूप है। अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। उदाहरण हम देखते हैं, खरगोश की त्वचा का रंग या ABO रक्त समूह, हमारे अंदर जो ABO ब्लड ग्रुप है उसकी हम बात कर सकते हैं। खरगोश में त्वचा का आवरण, त्वचा का रंग मतलब बाहर का जो आवरण दिखाई देता है, बालों का रंग हम कह सकते हैं, वो 4 एलील द्वारा निर्धारित होता है। 4 एलील, एक ही जीन के 4 एलील द्वारा निर्धारित होता है। CCH, CCH, C+, इन 4 के द्वारा निर्धारित होता है। 4 प्रकार के खरगोश की त्वचा का आवरण के अनुसार खरगोश पाए जाते हैं। एल्बिनो है, हिमालयन है, चिंचिला है, जंगली है। एल्बिनो में बालों का रंग सफ़ेद होता है। हिमालयन में काले बाल कान और पैर, मुख पर पाए जाते हैं, बाकी शरीर के अन्य हिस्सों में सफ़ेद बाल पाए जाते हैं। चिंचिला में सफ़ेद बाल पर, जो सफ़ेद बाल है उसका जो किनारा है ऊपर की तरफ, वहाँ काले बाल पाए जाते हैं, यानी किनारे किनारे पर ऊपर काले बाल पाए जाते हैं। जंगली वाले में रंगीन बाल होते हैं, सफ़ेद काले नहीं होते, भूरे या रंगीन अन्य प्रकार के बाल होते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हो। आगे हम लक्षण की बात करते हैं। ABO ब्लड ग्रुप की मैं बता चुका हूँ, वही वाली बातें हैं। हम जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तब उसको और अच्छे से, जब हम
पादप कार्य की जंतु कार्य की पढ़ेंगे, जंतु कार्य की पढ़ेंगे, जहाँ पर हम स्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे। अब हम बात करते हैं घातक जीन की। लेथल एलील, ये क्या होता है? ऐसा एलील जो प्राय जन्म से पहले परिवर्तन की प्रारंभिक चरणों में मृत्यु का कारण बने, घातक एलील कहलाता है। यानी जीव का निर्माण होने से पहले, बाहर आने से पहले, परिवर्तन के दौरान ही वो एलील उस जीव को मृत कर देता है, मार देता है, तब ऐसा एलील घातक एलील कहलाता है। इस प्रकार के एलील का जीनोटाइप जीवित संततियों में देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जीवित रहती नहीं वो संतति जिसमें घातक एलील पाया जाता है, इसलिए जीवित संततियों में हमें नहीं मिलता देखने को। उदाहरण, चूहों में त्वचा का रंग, इसका उदाहरण है। जैसे दो पीले रंग के चूहों के बीच यदि हम क्रॉस कराएं तो हमारे पास कैसे चूहे प्राप्त हो सकते हैं? पीले प्राप्त होते हैं और दूसरे जो पीले नहीं होते वो प्राप्त होते हैं। एक तीसरे और होते हैं जिसका जीनोटाइप क्या होता है? कैपिटल वाई, जो क्या होते हैं? मृत पैदा होते हैं, और जो मृत पैदा होते हैं आगे जीवित नहीं रहते हैं। तब हमारे पास रेशियो कैसा प्राप्त होता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पीला जो हमने लिया है तो विषम युग्मजीय अवस्था ली है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। जब इनका बीच हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास 3 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त हुए, कैपिटल वाई पहला, दूसरा कैपिटल वाई, और तीसरा स्मॉल वाई। तो यहाँ पर जो विषम युग्मजीय अवस्था है वो किसको प्रदर्शित करती है? पीले रंग को। और जो समयुग्मजीय अवस्था है स्मॉल वाली, वो पीले नहीं होते हैं। और जो कैपिटल वाई वाले एलील है वो जीव क्या है? मर जाते हैं। ये घातक जीन है। तो यहाँ पर जो घातक जीन है वो कैसे? डोमिनेंट एलील है। यहाँ पर डोमिनेंट एलील यानी फिनोटाइप, डोमिनेंट वाला फिनोटाइप है, वो घातक जीन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर केवल कौन से जीवित रहते हैं? विषम युग्मजीय कैपिटल वाई और रिसेसिव वाले स्मॉल वाई जीवित रहते हैं। तब हमारे पास अनुपात क्या प्राप्त होता है? 2:1 हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों समान प्राप्त होते हैं, 2:1। तो ये मेंडेलियन का एक तरह से विरोध है, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है? जीनोटाइप 1:2:1, फिनोटाइप तो वही 2:1 आता है, लेकिन जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त हमें होता है। आगे हम बात करते हैं घातक एलील 2 प्रकार के हो सकते हैं। घातक एलील 2 प्रकार के हो सकते हैं। अप्रभावी घातक एलील यानी इसमें केवल जीव घातक एलील की समयुग्मजीय अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त करता है। यदि जो घातक जीन है वो समयुग्मजीय अवस्था में है तभी वो जीव मृत्यु को प्राप्त करता है। समयुग्मजीय अवस्था में यानी या तो वो कैपिटल वाई हो सकता है या स्मॉल वाई हो सकता है। वो घातक जीन या तो कैपिटल वाई में हो सकती है या स्मॉल वाई में हो सकती है। यहाँ पर भी दो तरीके हो गए। कैपिटल वाई में है, यदि वो घातक जीन कैपिटल वाई में है तब वो जो अप्रभावी घातक एलील है उसका फिनोटाइप क्या हो गया? प्रभावी हो गया, क्योंकि कैपिटल वाई एक प्रभावी फिनोटाइप को प्रदर्शित करती है। उस अप्रभावी घातक एलील का फिनोटाइप क्या है? प्रभावी है। और यदि वो घातक एलील स्मॉल वाई समयुग्मजीय अवस्था में है तब वो अप्रभावी घातक एलील उसका जो फिनोटाइप वो कैसा होगा? अप्रभावी होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको याद रखनी है। दूसरे प्रकार का घातक एलील कौन सा होता है? प्रभावी घातक एलील। प्रभावी और अप्रभावी की जो अवधारणा है वो हम किस आधार पर कहते हैं? प्रभावी जब हम प्रभावी की बात करते हैं तब वो विषमयुग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, तब हम उसको प्रभावी कहते हैं। ये सीधी सी एक सिंपल परिभाषा आपको याद रखनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभावी घातक एलील कौन सा हो गया, यानी वो घातक एलील जो हेटेरोजाइगस अवस्था यानी विषमयुग्मजीय और समयुग्मजीय दोनों अवस्था में अपने लक्षण को प्रकट करके उस जीव को मार देता है। यानी इसमें जीव घातक एलील की समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय दोनों अवस्थाओं में मर जाता है। जैसे कैपिटल
कैपिटल वाई या कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों स्थितियों में वो जीव मर जाएगा, तब इसको हम कहेंगे प्रभावी फिनोटाइप। और अप्रभावी फिनोटाइप में कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों स्थितियों में यदि जीव की मृत्यु होती है तब उसको अप्रभावी फिनोटाइप कहते हैं। प्रभावी घातक का अप्रभावी फिनोटाइप और प्रभावी घातक का प्रभावी फिनोटाइप, ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा आप अच्छे से याद करोगे तो याद हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं बहुजीनी की। बहुजीनी पॉलीजेनी ये क्या होती है? जब कोई फिनोटाइप कई जीनों के द्वारा, वो जीन, उस जीन की कंडीशन क्या होनी चाहिए? अलग अलग लोकस पर स्थित होनी चाहिए, गुणसूत्रों के ऊपर अलग अलग लोकस पर स्थित होनी चाहिए। उन जीनों के द्वारा यदि कोई फिनोटाइप निर्धारित होता है तब उसे हम बहुजीनी लक्षण कहते हैं। उस फिनोटाइप को हम क्या कहते हैं, या उस लक्षण को हम क्या कहते हैं? बहुजीनी लक्षण। और इस प्रकार के गुण को हम क्या कहते हैं? बहुजीनी कहते हैं, पॉलीजेनी कहते हैं। जैसे मनुष्य की हाइट, मनुष्य की हाइट है वो एक से अधिक जीनों के द्वारा कंट्रोल होती है, निर्धारित होती है, और वो जीन अलग अलग लोकस पर स्थित होती है। इससे जस्ट विपरीत क्या होता है? प्लियोट्रोपिक जीन होती है या प्लियोट्रोपी होता है। अब ये प्लियोट्रोपी क्या होती है? जब एक जीन द्वारा कई लक्षणों का नियंत्रण किया जाता हो, वहाँ पर कई लक्षणों का नियंत्रण वहाँ पर एक लक्षण का नियंत्रण कई जीनों के द्वारा था और यहाँ पर एक जीन के द्वारा कई लक्षणों का नियंत्रण है, तब इसे हम प्लियोट्रोपी जीन कहते हैं तथा इस गुण को प्लियोट्रोपी कहते हैं। उदाहरण फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी, ये बीमारी होती है। इस बीमारी में एक ही जीन इस बीमारी को नियंत्रित करती है और इस बीमारी से कई लक्षण प्रकट होते हैं एक जीन के द्वारा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपी। ये आज का वीडियो था और हम नेक्स्ट के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? जीनों की पारस्परिक क्रियाएं, जिसमें हम प्रबलता के बारे में पढ़ेंगे जो 4 प्रकार की होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस वीडियो को भी देखने से आप मत चूकना। और यदि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।